हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं हितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर इन शिफ्ट बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच। तो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज़ सॉरी शिफ्ट बैच एक कम्प्लीटली फ्री बैच है, जहाँ से 3 मंथ्स में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एंड करंटली वी कंप्लीटेड 1 मंथ एंड नेक्स्ट मंथ के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे फॉर नीट 2025। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास के बाद शुरू करेंगे। आज ये काफ़ी शॉर्ट क्लास रहेगा क्योंकि आई डोंट थिंक द क्लास इज गोइंग टू एक्सीड 15 मिनट्स से ज़्यादा। आइडियली 40-45 मिनट्स के अंदर ही क्लास आज का खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा ही सेक्शन बाकी है जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर आता है, विच इज़ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो फिर आज का एम रहेगा कि हम लोग उस टॉपिक को ख़त्म कर लें एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड देन विल बिगिन विद टुडेज क्लास। गुड इवनिंग जागृति, गुड इवनिंग प्राची, हेलो अभिलिप्सा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो शुभम। जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास के साथ, ठीक है ना। शॉर्ट क्लास रहेगा आज, आई डोंट थिंक ज़्यादा हम लोग करेंगे, क्योंकि छोटा सा सेक्शन ही बाकी है इस चैप्टर में, जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है, ठीक है, जो कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड जियो मैग्नेटिज्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स इनटू पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड दैट्स इट, वी आर डन विद टुडेज क्लास। तो ज्वाइन कर लो, फिर देन विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। 7:33 से स्टार्ट करेंगे। विल जस्ट वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन एंड देन विल बिगिन टुडेज क्लास। प्रीवियस क्लास की डीपीपी तो सॉल्व हो गई थी ना सभी से, क्वेश्चन तो बन गए थे ना जो डीपीपी के क्वेश्चन थे। आई होप बन गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं थे वो क्वेश्चंस। ओके ओके, अब लेट्स ओके जागृति बन गए थे, ठीक है, ओके। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोना बी अर्थ्स मैग्नेटिज्म। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अर्थ्स मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिज्म जैसे हम लोग भी कहते हैं। तो फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज़, जब हम लोग कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें पोल्स है, पोल्स जो कि हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, जो कि ऊपर की ओर रहता है, और नीचे की ओर रहता है साउथ पोल। लेकिन इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर है और साउथ पोल नीचे की ओर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा गया है, जो कि असली का नहीं है, वी अज्यूम द मैग्नेट टू बी प्रेजेंट। लेकिन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक सेकेंड। हाँ जी, नाउ इट शुड बी फाइन। ओके हाँ, तो फिर मैं कह रहा था कि तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की ओर है, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो मैं बताता हूँ इसका सिग्निफिकेंस है क्या। देखो, हम लोग अज्यूम करते हैं कि अर्थ का जो फील्ड है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होता है। क्यों अज्यूम करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेट अज्यूम किया हमने, जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास है और जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास है। तो फिर इस साउथ पोल को क्या कहते हैं और इस नॉर्थ पोल को क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है ना, इसे हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल, ठीक है। वैसे ही नीचे की ओर जो साउथ पोल हम लोग अज्यूम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक साउथ पोल, ओके। और जो मैग्नेट का जो यहाँ पे साउथ पोल है, दिस इज कॉल्ड द जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, और जो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, दिस इज कॉल्ड एज द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये मैग्नेट टिल्टेड है? जी हाँ, ये मैग्नेट टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11 डिग्रीज है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में 12 डिग्रीज लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट बुक में 11 डिग्रीज लिखा रहता है, ठीक है। तो फिर सिंस ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होके यहाँ तक जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज गोना बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसीलिए जब भी हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे प्लेस कर देंगे एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन
एंड अगर आप अपने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रख दोगे तो उसका नीडल विल अलाइन अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है अर्थ का, ठीक है ना। मैग्नेटिक ये वाला है, ओके। अब देखो, सिंस यहाँ पे एक एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब एक मेरिडियन भी रहना चाहिए। जी हाँ, एक मेरिडियन भी एग्जिस्ट करता है। उस मेरिडियन को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये बन जाता है एक मेरिडियन। इस मेरिडियन को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और सिंस यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक मैग्नेट है, तो फिर इधर भी एक एक्सिस बन जाता है। इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके अक्रॉस जो मेरिडियन बनेगा वो हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो दो एक्सिस है, दो मेरिडियंस है, ओके। जहाँ पे अर्थ का जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल है, वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ गया। गुड इवनिंग डोरमी, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग। और क्लियर, समझ में आ गया। हम सब दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर हाँ या फिर सीसी लिख दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे विद दैट। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टर्म मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जिसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं वो है क्या। देखो सिंपल टर्म्स में इट इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। मान लो कि दिस इज माई जियोग्राफिक मेरिडियन विच पासिस थ्रू द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड दिस विल बी माई मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि होगा ये वाला मेरिडियन। यहाँ पे जो मेरिडियन बनेगा दिस विल बी माई मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और द एंगल ऑफ डिप, जैसे हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस व्हिच इज नोन एज डिप सर्कल, ठीक है। CIRCL, हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ डिप सर्कल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो डिप करंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका मतलब क्या है। देखो मैंने कहा कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है। मान लो कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं, ओके। लेट्स अज्यूम दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द मेरिडियन, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो फिर क्या मैं इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर सकता हूँ उसके कॉम्पोनेंट्स में, बिल्कुल डिवाइड कर सकता हूँ। आई कैन डिवाइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स टू कॉम्पोनेंट्स। एक होगा उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट और एक होगा उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है। इसे मैं कह दूंगा BH विच इज अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट, और ये हो जाएगा BV विच इज अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो फिर वैसे ही डिप क्या है, डिप इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसे कैसे मेजर करें, देखो मैं एक और हाँ यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से ले जाके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो फिर दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ओके। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का सरफेस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर ये जो एंगल बनेगा बिटवीन द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग कहते हैं डिप। यहाँ पे जो एंगल बनेगा लेट्स से दिस इज म्यू, ठीक है। लेट्स से वी डिनोटेड बाय थीटा। तो फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना बिटवीन द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इस एंगल को कहते हैं डिप एंगल, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, Earth's horizontal magnetic field component is taken parallel to the surface। इसका मतलब क्या है, देखो एक और अर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। ये हमारा अर्थ बन गया और लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं काफ़ी सारे पोजीशन पे खड़ा रहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी खड़ा रहूँगा एंड यहाँ पर भी, और मैं यहाँ पर भी हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी।
तो फिर मैं इन पोजिशन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी दी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? बिकॉज इट इज टेकन पैरेलल टू द सर्फेस। क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इस सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है ना, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि BH होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हो जाऊंगा तो दिस विल बी दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा दिस विल बी दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो दिस विल बी दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो दिस विल बी दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्फेस के पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस सर्फेस के पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दिस विल बिकम दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट दिस पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? BH क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा। और क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं कंसिडर करूंगा एक प्लेन, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। उसके पहले कि इसके पहले कि मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, मैं आपको बता देता हूँ डिप सर्कल के बारे में। डिप सर्कल क्या है? डिप सर्कल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एंगल ऑफ डिप। डिप सर्कल is used to measure the angle of dip। तो फिर क्या ये जो डिप सर्कल का जो एंगल मेजर होता है, इज इट मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? बिल्कुल भी नहीं, इट इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। इसका मतलब ये है कि मान लो दिस विल बी द इनिशियल एंगल ऑफ द डिप नीडल, ठीक है। जैसे ही मैं कोई भी पॉइंट पे मूव करूंगा तो फिर वो नीडल ऊपर या नीचे मूव करेगा। वो ऐसे मूव नहीं होगा, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। इट मूव्स अलोंग द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो ये होता है डिप सर्कल। डिप सर्कल दिखता कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा नीडल रहता है जो कि फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ओके। डिप सर्कल क्या है? डिप सर्कल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ डिप एट अ गिवन प्लेस। द नीडल ऑफ द डिप सर्कल should be placed in the direction of the magnetic meridian and the corresponding dip is known as the true dip। तो फिर ये डिप होता क्या है, कैसे मेजर करते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर मेरिडियन, ठीक है। तो फिर मैं एक पॉइंट पे खड़ा था धरती पे, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा था मेरा डिप नीडल को लेके, एंड इट मेक्स दिस एंगल। यहाँ पे एंगल ये है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब क्या होगा? लेट्स अज्यूम दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा था और ये सरफेस हो जाता है इस सरफेस के एकदम पैरेलल, एंड दिस इज टेकन एज द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। मान लेते कि यहाँ पे डिप एंगल इज, एक सेकेंड, मान लेते कि यहाँ पे डिप एंगल इज दिस, ठीक है। ये हो जाता है हमारा डिप एंगल। मैं इसके बदले ना आपको अल्फा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकेंड। तो लेट्स अज्यूम दैट अल्फा इज द डिप एंगल एट दिस पॉइंट, ठीक है। डिप एंगल कैसे मेजर करना है? सरफेस से जो भी एंगल नीचे फ्लक्चुएट होगा ये हो जाता है हमारा डिप एंगल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड दिस इज द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है BH विच इज अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाता है BB विच इज अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एंड दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एंड यहाँ पे अल्फा इज द डिप एंगल। तो फिर क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस BH या फिर अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज आल्सो इक्वल टू B cos अल्फा? बिल्कुल सही। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इफ दिस इज B एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पैरेलल एक्सिस, तो फिर इसके अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा B cos अल्फा विच इज आल्सो इक्वल टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे BB क्या होगा? इट विल बी B sin अल्फा। समझ में आ गया? इस वेक्टर को मैंने स्प्लिट कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, विच इज cos अल्फा एंड sin अल्फा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना?
चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे बी एच क्या है, दिस इज अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड बी वी क्या है, अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट। बी एच इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा एंड बी वी इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, ठीक है ओके। तो यहाँ से देखो, अगर मैं पूछूंगा कि बी वी बाई बी एच क्या होगा, दैट इज नथिंग बट टैन अल्फा। क्यों, यहाँ से अगर दिस एंगल इज अल्फा तो फिर यहाँ से टैन अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट बाई बेस, तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा बी वी और बेस हो जाएगा बी एच, तो फिर टैन अल्फा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच, ठीक है ओके। अगर मैं पूछूंगा कि बी का वैल्यू क्या है, विच इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ पे दो वेक्टर्स है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज योर सेकंड वेक्टर, और ये है इन दोनों का रिजल्ट है, तो फिर b विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अल्फा विच इज द एंगल ऑफ डेप्थ कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ बी वी बाई बी एच, इसके थ्रू यहाँ से अगर मैं अल्फा लिखूंगा इट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ बी वी बाई बी एच, ठीक है। और क्लियर, समझ में आ गया, और क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो फिर ये जो डिप एंगल आपको मिला है अल्फा, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू डिप, है ना, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू डिप, ठीक है ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, लेट्स अज्यूम कि ये था मेरा पहला प्लेन जहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, डिप एंगल, ठीक है ओके। तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि इनिशियली मैं ऐसे खड़ा था, लेट्स से मैं इस एक्सिस में फेस कर रहा था, ठीक है। कुछ सेकंड्स बाद मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे फ्लक्चुएट हो जाऊँगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बस अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टिल्ट किया है मैंने, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, मुझे मिलेंगे दो डिप एंगल्स। क्यों मिलेंगे दो डिप एंगल्स, क्यों, क्योंकि देखो पहला डिप एंगल मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन के अलावा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर दिया है, तो फिर यहाँ पे डिप एंगल चेंज हो जाएगा। तो फिर ये जो दो डिप एंगल्स मुझे मिले हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, वही ढूंढते हैं कि कैसे निकालना है। तो फिर देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले देखो, इफ दिस इज अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। मान लो कि इस प्लेन में सबसे पहले मैंने मेजर किया डिप एंगल, ठीक है। फिर मैं टिल्ट हो गया, ठीक है, मैं टिल्ट हो गया और मैं इस प्लेन में पहुंच गया, दिस इज माई सेकेंड प्लेन, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पे डिप एंगल मुझे मिल गया, दिस वॉज माई डिप एंगल, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसे मूव किया हूँ अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और क्लियर। ये था मेरा पहला प्लेन एंड दिस वाज माय सेकंड प्लेन, ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके। इसको भी ना अल्फा से ही पढ़ा देता हूँ मैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकेंड गाइस, सॉरी अच्छा लिया, तो फिर इसे मैं थीटा का देता हूँ, ये हो जाएगा, नहीं ये अल्फा ही रहेगा एंड थीटा टू थीटा, हाँ जी ओके ठीक है। अब देखो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे दिस वाज द नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो फिर ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने इस प्लेन से इस प्लेन में मैं शिफ्ट हो गया हूँ, लेट्स से कि मैं एंगल अल्फा से मूव किया, ठीक है, आई टिल्टेड थ्रू एन एंगल अल्फा, तो फिर अब इस पॉइंट पे दिस इज द अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है। लेकिन इस सेकेंड प्लेन में भी अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ या फिर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही है ना। एक सेकंड मैं बता ही देता हूँ, देखो लेट्स अज्यूम कि मैं स्टार्टिंग में ऐसे था, ठीक है, फिर मैं ऐसे टिल्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट ही है ना, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इस पॉइंट पे भी वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इस पॉइंट पर भी वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ठीक है। तो फिर अगर मैं पूछूंगा कि फर्स्ट प्लेन में जो डिप एंगल मिलेगा वो क्या होगा, tan थीटा वन कितना होगा, बी वी डिवाइड बाई बी एच, लेकिन यहाँ पे बी एच क्या होगा, देखो अब अगर मुझे इस पॉइंट पे बी एच मिल रहा है तो और मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने एंगल अल्फा से टिल्ट किया है, ठीक है, तो फिर बी एच का कॉस कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा विच इज बी एच कॉस अल्फा, तो फिर उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया बी एच डैश कॉस अल्फा, यहाँ पे एच डैश है जो कि इस वाले फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ठीक है।
तो फिर यहाँ पे इस सेकंड प्लेन में जो मुझे मिलेगा डिप एंगल वो होगा tan थीटा 2, ठीक है। तो फिर tan थीटा 2 क्या होगा, इट विल बी सेम BV डिवाइड बाई BH। BH कौन सा होगा, इस प्लेन के अलॉन्ग जो मुझे मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे अगर एक प्लेन के अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज BH cos अल्फा, तो फिर सेकंड प्लेन के अलॉन्ग इट विल बी BH sin अल्फा। तो फिर वही BH sin अल्फा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया डिप एंगल अलॉन्ग द फर्स्ट प्लेन, और ये हो जाएगा मेरा डिप एंगल अलॉन्ग द सेकंड प्लेन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर तुम यहाँ से थीटा निकाल लोगे और तुम लिख दोगे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, दिस इज द ट्रू डिप। यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है तुम्हें, दिस इज द ट्रू डिप, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा 1 है, दिस इज द डिप इन द फर्स्ट प्लेन, and cot theta 2 will be the dip in the second plane। ये जो एंगल थीटा है, this is the dip in the second plane, and यहाँ पे थीटा 1 is the dip in the first plane, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े, थम्स अप दे दो या फिर क्लियर लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इक्वेशन बस याद रखना, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट जगह पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ एंगल ऑफ डेप्थ एट द इक्वेटर एंड एंगल ऑफ डेप्थ एट द पोल्स। तो फिर इसे कैसे एक्सप्लेन करें, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि दिस इज अर्थ, ठीक है, और हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, दिस इज द पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर एंड दिस इज पॉइंट अलॉन्ग द पोल्स, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा मेरे डेप्थ सर्कल के साथ, तो फिर उसका नीडल पॉइंट करेगा नीचे की ओर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डेप्थ, ठीक है। लेकिन अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू द सरफेस, जो कि होगा इस सरफेस के पैरेलल, दिस इज द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। तो फिर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसीलिए एट द पोल द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। तो फिर ये केस होगा, देखो जब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा ना मेरा डिप सर्कल लेके, तो फिर उसका नीडल पॉइंट करेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन जहाँ पे मेरा नीडल पॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस है और सरफेस के पैरेलल होता है अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एट द इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप है 0 डिग्री। समझ में आया कि कैसे पोल्स पे वो 90 डिग्री होता है और कैसे इक्वेटर पे वो 0 डिग्री हो जाता है। और क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब कुछ टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि नीट में पूछा जा सकता है। सबसे पहला टर्म कौन सा है, इट इज लाइंस हैविंग द सेम डिप आर कॉल्ड एज आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, लाइंस हैविंग 0 डिप एंगल आर कॉल्ड एक्लिनिक लाइंस, एक्लिनिक लाइंस, ओके। लाइंस हैविंग द सेम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस एंड लाइंस हैविंग 0 डेक्लिनेशन आर कॉल्ड एगोनिक लाइंस, ठीक है। इसे प्लीज याद रख लेना, ठीक है ना। इस चैप्टर में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 टर्म्स को याद रख लेना, ओके। चलो ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग मूव करने वाले टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, जो कि होगा डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट। तो फिर पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज गोइंग टू बी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल होता क्या है, मान लो कि एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, डी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मटेरियल ला के रख देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है, हो सकता है, हो नहीं भी सकता है। तो फिर उसी के बेसिस पे हम लोगों ने मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है इनटू डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट। कैसे क्लासिफिकेशन किया गया देख लेते हैं। देखो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल बाय प्लेसिंग इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से जो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो फिर इसके अंदर 3 केसेस हो सकते हैं। तो फिर क्या क्या हो सकते हो केस, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला केस, केस 1, ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि ब्लू में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, एंड दिस इज द मटेरियल केप्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर अब क्या होगा कि ये मटेरियल आसपास के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कि है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको ये रिपेल करेगा,
यानी कि अपने से दूर भेजेगा ऐसे। इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फिर ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। और क्या इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा? नहीं। इसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट रिपेल्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया डायमैग्नेटिक क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे, वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो फिर देखो, अगर मैं एक ऐसे मटेरियल को रख दूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये मटेरियल थोड़े से अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपने अंदर। इसका मतलब है कि इट वीकली अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट वीकली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली नहीं, वीकली अट्रैक्ट करता है। ओके, और जो अंदर की ओर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो स्मॉल होगा। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्लाइटली अट्रैक्ट करे अपने अंदर, एक ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, induced magnetic field is small and is along the same direction as that of the external magnetic field। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? हम सब दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में तो आ गया ना? आगे बढ़े? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले रिगार्डिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक में होता क्या है कि मैं एक ऐसे मटेरियल को रख दूंगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा अपने अंदर की ओर। यानी कि जब मैं इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दूंगा जो कि यहाँ पे बी है, विच इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फिर इस मटेरियल के अंदर काफ़ी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एक्सटर्नल फील्ड के अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि इसके अक्रॉस बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो हो जाएंगे, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स which strongly attract the external magnetic field lines, and also the induced magnetic field is very strong and is along the same direction as that of the external magnetic field। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे मैं बी ई कह देता हूँ। ठीक है, और इस मटेरियल के अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, तो फिर ये इंटरनल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, जैसे मैं बी आई कह रहा हूँ। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा विच इज बी नेट, इट विल बी इक्वल टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्लस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना इतना? थम्स अप दे दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे आप कैसे हो गया? आई एम कम्प्लीटली फाइन। आप कैसे हो बताओ? क्लास के आखिर के 10-15 मिनट्स प्लीज़ क्लास एंड मत करना, स्ट्रीम मत छोड़ना, क्योंकि कुछ बातचीत करना है तुम लोग से, इंपॉर्टेंट बात तुम लोग से पूछना है। ठीक है, और फिर आगे बढ़े? चलो ठीक, अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स मैग्नेटिक टर्म्स। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच इज द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। देखो, पहला टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी था विच वॉज बी ई। ठीक है, सिंस यहाँ पे मैंने मटेरियल रखा था, तो फिर इसके अंदर भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था विच वॉज बी आई। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा, और इंटरनली जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा। ये बिल्कुल सही है ना? क्लियर? सबको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इंटरनल फील्ड की वजह से जो कि हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो
फिर H, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। गाइस क्या स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? क्या फ्लक्चुएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि इट्स बीन डिस्कनेक्टेड फॉर अ सेकेंड। क्या सब क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? गाइस क्या स्क्रीन विजिबल है? चैट सेक्शन में बताओ। वाईफाई की फ्लक्चुएट हो रहा है। गाइस क्या स्क्रीन दिख रही है? हेलो? गाइस क्या स्क्रीन दिख रही है? आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हेलो, क्या स्क्रीन दिख रही है गाइस? अब स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? अब आ रही है? आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, रियली सॉरी फॉर दैट। माफ कर देना। अब सही है? क्लियर है? आज पता नहीं क्यों वाईफाई बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके चलो ठीक है, अब दिख रही है। ओके ठीक है। चलो नाउ इट्स फाइन आई गेस। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट टर्म विच इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
ठीक है, अब हम लोग देखें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है क्या? इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है उसका पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, जिसे हम लोग भी कहते हैं आई इज इक्वल टू पोस्ट टर्न डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यार ये बहुत डिले हो रहा है, डोंट नो व्हाई। बाय 200 सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। चलो ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट वन विच इज मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट द मीडियम। यानी कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसे मैं म्यू कह रहा हूँ। तो फिर म्यू क्या डिनोट करता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट दिस मीडियम। इसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी। ओके, ठीक है। तो फिर इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? जैसे हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच विच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है? तो फिर देखो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जैसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग साई कहते हैं। साई क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, ओके। तो फिर हमें पता है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इट इज म्यू नॉट इंटू एच। तो फिर यहाँ से म्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा आई बाई एच, यानी कि ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई एच। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो आपका साई पॉजिटिव होगा या फिर आपका साई नेगेटिव होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि साई का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि बी इंड्यूस बाय बी एक्सटर्नल पॉजिटिव है, यानी कि जो इंड्यूस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू नेगेटिव का क्या होगा सिग्निफिकेंस? इसका मतलब ये है कि इंड्यूस एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है। ठीक है, ओके, ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज देखो, हमें पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इक्वल टू द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्लस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ से देखो, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इट इज म्यू नॉट इंटू आई, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज म्यू नॉट इंटू एच। सबको ये तो समझ में आ रहा है ना कि इंड्यूस एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आए? यहाँ से देखो, एक सेकंड में आपको दिखाई देता है। यहाँ से अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज बी डिवाइड बाई म्यू नॉट, तो फिर यहाँ से बी क्या होगा? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विच इज म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, और यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इट इज द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। फिर यहाँ से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी आई इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बी नेट इज म्यू नॉट इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से बी नेट क्या होगा? इट इज म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से म्यू नॉट कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से बी नेट क्या है? देखो, अगर म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एच, तो बी इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू एच, है ना? बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। फिर यहाँ से ये चीज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर बी नेट के बदले, तो यहाँ से म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से एच को मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा और म्यू नॉट को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा। ओके, ठीक है, तो फिर इसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा तो ये बन जाएगा म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, ओके, इज इक्वल टू आई प्लस एच होल डिवाइड बाई एच।
अगर मैं इस टर्म को स्प्लिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा I by H प्लस H by H, H by H कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम म्यू आर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है, मैंने बोला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो कि है 1 प्लस साई। ओके, चलो ठीक है, तो यहाँ से ये रेशियो आपको याद रखना है विच इज 1 प्लस साई, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। ओके, चलो ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? सीसी लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स क्लासिफाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि हमने क्लासिफाई किया था इनटू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो फिर इनके बारे में अब पढ़ते हैं। देखो, डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक व मटेरियल्स विच रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक व मटेरियल्स विच वीकली अट्रैक्टेड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू देम, एंड फेरोमैग्नेटिक व मटेरियल्स विच स्ट्रांगली अट्रैक्टेड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी। ठीक है, तो फिर हमें तो फिर इसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1, यानी कि ये नेगेटिव रहता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का रिलेटिव परमेबिलिटी नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब कि म्यू एम बाई म्यू आर, म्यू एम बाई म्यू नॉट इज नेगेटिव, यानी कि म्यू एम इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे डू नॉट वांट टू पेनिट्रेट द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 विच इज पॉजिटिव। क्यों? म्यू आर क्या है? इट इज म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो म्यू एम है दैट इज पॉजिटिव इटसेल्फ। इसका मतलब बाहर की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे वांट टू एंटर द मीडियम ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या था? द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर नॉट वांटिंग टू एंटर द surface of diamagnetic materials, they were not willing to penetrate through them। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर इज वेरी वेरी मोर देन 1। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है और 1 से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे मेरा सरफेस है जो कि मेरा मटेरियल जो कि है फेरोमैग्नेटिक, तो फिर जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो वैक्यूम के बदले इस सरफेस के थ्रू पेनिट्रेट करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। आप देखो, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल एंड ऑपोजिट। ठीक है, एंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन पैरामैग्नेटिक इज स्मॉल एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन, and in the case of ferromagnetic the induced magnetic field is large and along the same direction। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया ना? ठीक है, ठीक है, ओके, और क्लियर। ठीक है, तो अब देखो, इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पे साई इज नेगेटिव। ठीक है, in the case of paramagnetic material psi is positive and small, in the case of ferromagnetic material psi is positive and large। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, in the case of diamagnetic material psi is not dependent on temperature, यानी कि psi is not dependent on temperature, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो तो फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टेबिलिटी है इट इज नॉट डिपेंडेंट, वो सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए साई इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स साई इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। लेकिन इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर मटेरियल का जो ससेप्टेबिलिटी है वो घटते जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से अगर मैं इस सिंबल को हटा दूँ तो फिर मुझे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे हम लोग कहते हैं क्यूरीज कॉन्स्टेंट। तो साई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई टी। देख सकते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे साई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई टी माइनस टी बाई सी। यहाँ पर भी ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक ऑल्सो। लेकिन ये टीसी क्या है? टीसी होता है क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर क्या है? इट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, क्लियर? ठीक है। तो फिर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो फिर इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमें पता है कि ससेप्टेबिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो ससेप्टेबिलिटी कम होते जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए भी ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या? यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई टी माइनस टी बाई सी। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरो इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। मतलब इस रीजन में मैग्नेट हमारा फेरोमैग्नेटिक जैसा फेरोमैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन इस टेम्परेचर से बढ़कर जब हम लोग जाएंगे तो फिर ये पूरा रीजन पैरामैग्नेटिक के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यानी कि डायमैग्नेटिक जो है वो एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि हर एक मटेरियल के अंदर डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है नीट में, विच इज द यूनिवर्सल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। ठीक है ना? ऑल क्लियर? चलो ठीक है। और बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। तो फिर विद दैट वी फिनिश टुडेज क्लास। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है 8:18, ठीक है। राइट नाउ द टाइम इज़ 8:18। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वापस ज्वाइन करोगे एट 8:45, ठीक है। मैं एक और लाइव लूँगा विच इज़ एट 8:45, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर यू जॉइन दैट, ठीक है। क्योंकि अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्यों वाईफाई बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फिर मुझे प्लीज़ 10 मिनट्स का ब्रेक देना, ठीक है। उसके बाद 8:45 को वापस ज्वाइन करना, एक और लाइव में स्केड्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो फिर उस लाइव में मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ भूलना मत, मेक श्योर यू जॉइन दैट, ओके। And that's it for today's class, guys. I'm really sorry for the inconvenience which was caused due to the Wi-Fi fluctuation. मैं कोशिश करूँगा कि वापस ना हो, ठीक है। बस आज के क्लास के लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। एंड 8:45 वाले क्लास को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ओके। मिलते हैं।